नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया था और उस शुरुआत में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां जो होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। 5 पद्धतियां होती हैं, आपको बताया था मैंने। वर्णानुक्रमी पद्धति, जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिक पद्धति, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो पद्धति है वो कालानुक्रमिक पद्धति है। तीसरी पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। चौथी पद्धति जो बताई थी मैंने आपको, वो बताई थी समाजशास्त्रीय या समाजवादी पद्धति। और जो 5वीं पद्धति है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, वह है विधेयवादी पद्धति। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलता चैनल के बारे में। मैं शुरू में बोलता हूं या एंड में बोलता हूं कक्षा के, क्योंकि बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए अच्छा कंटेंट जुटाना मेरा काम है, आपके सामने प्रेजेंट करना मेरा काम है, बाकी काम आपका है। आप लोग अगर साथ देंगे तो ही ये चैनल आगे प्रगति कर पाएगा, प्रोग्रेस कर पाएगा। दोस्तों, मैंने सारी जिम्मेदारी आप लोगों पे छोड़ रखी है। आप लोग अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि ये चीज़ गलत बताई जा रही है तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके अवगत करवाएं, या मेरी कोई कमी आती है तो उसके बारे में मुझे अवगत जरूर करवाएं, ठीक है दोस्तों। एक कमेंट और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं कि हाँ, बच्चों को हमारी कक्षाएं पसंद आ रही हैं। वैसे तो दोस्त हैं आप सभी मेरे, बहुत से तो मेरी से उम्र में भी बड़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले माँ सरस्वती के चरणों में एक बार वंदन करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सारे परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। दोस्तों, आज हम उन पद्धतियों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में और अलग अलग करके एक एक पद्धति का हम वर्णन करेंगे और वो पद्धतियां हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। भाई देखो, पढ़ना अलग चीज है और सीखना एक अलग चीज है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लर्निंग, ठीक है। अधिगम, लर्निंग मतलब अधिगम। हमें अधिगम करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना ही होता तो दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, बुक स्टॉल पर आपको लंबे लंबे मोटे मोटे पुस्तकें मिल जाएंगी। आप उनमें से पढ़ सकते हो, लेकिन सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते उस चीज को। और उसी के लिए मैं एक छोटा सा आपको माध्यम, आपके बीच में, आपको, आपके और उस पुस्तक के बीच में एक माध्यम बनके, एक मीडियम बनके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली पद्धति हम लेते हैं वर्णानुक्रमी पद्धति या अल्फाबेटिक पद्धति। नंबर 1 डाल के लिखेंगे वर्णानुक्रमी या अल्फाबेटिक पद्धति। तो दोस्तों, वर्णानुक्रमी पद्धति क्या है, अल्फाबेटिक पद्धति क्या है? आप देखो, शब्द हमारे जो ये नाम है ना, इन्हीं नामों से स्पष्ट हो रहा है कि वर्णानुक्रमिक पद्धति कैसी होगी और कैसी ये अल्फाबेटिक पद्धति होगी। यह इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धति है। सबसे मेन बात है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था, इसकी सबसे प्रमुख पद्धति और सबसे प्रथम पद्धति यही है, ठीक है। वर्णानुक्रमिक, वर्ण धनु धन अनु धन क्रम और धन ई, इनके योग से बनी है यह पद्धति वर्णानुक्रमिक। वर्ण, वर्ण मतलब जिनके हम मतलब वर्ण का, वर्णानुक्रमिक पद्धति जिसको हम मुख्य रूप से, इसका अगर सीधा सा अर्थ निकाल के चले तो वर्णानुक्रमिक पद्धति का मुख्य अर्थ होता है कि भाई जो शब्द है ना, वर्ण है ना, उनके नाम के अनुसार, उनके क्रम के अनुसार, नाम के अनुसार
उनको लिखना या उनको एडजस्ट करना। ठीक है, यही वर्णानुक्रमिक पद्धति है। ठीक है, इसके एक छोटे छोटे बिंदु बना के हम छोटे छोटे तरीके से हम लिखेंगे। तो देखो इसका पहला बिंदु क्या है, इसका पहला बिंदु क्या है, वर्णानुक्रमिक पद्धति क्या होती है। वर्णानुक्रमिक पद्धति वह होती है, यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रथम पद्धति है। सबसे मेन बात, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रथम पद्धति कौन सी है, वर्णानुक्रमिक पद्धति है। इसमें कवियों या लेखकों के नाम, इसमें कवियों या लेखकों के नाम के प्रथम वर्ण को आधार बनाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें कवियों या लेखकों के नाम को, कवियों या लेखकों के नाम के प्रथम वर्ण को, जो प्रथम वर्ण है ना नाम का, जैसे मेरा नाम हेमंत है तो हेमंत का प्रथम वर्ण क्या है। ठीक है, उसको आधार बनाकर ये पद्धति अब बनाई गई है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है, यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रथम पद्धति है। यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रथम पद्धति है। भाई देखो हिंदी साहित्य इतिहास का जब जब लेखन स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर सबसे पहले इस पद्धति को आधार बनाया गया था, क्योंकि सबसे पहले जो वर्णानुक्रमिक पद्धति थी उसी को आधार बनाकर उसी के अनुरूप इसके लेखन की इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा, इसमें कवियों या लेखकों के नाम के, इसमें कवियों या लेखकों के नाम के, इसमें कवियों या लेखकों के नाम के प्रथम वर्ण को आधार बनाया गया। कवियों या लेखकों के नाम के प्रथम वर्ण को आधार बनाया गया। भाई कवियों या लेखकों का जो प्रथम नाम है ना, मतलब लेखकों के नाम के प्रथम वर्ण, जैसे देखो प्रथम वर्ण कैसा हुआ, जैसे मेरा नाम है हेमंत, किसी का नाम है अनुज, किसी का नाम है अनीता, किसी का नाम है बबीता, किसी का नाम है कविता, किसी का नाम है मनोज, किसी का नाम है दिनेश। देखो ऐसे नाम है, जैसे इनको ऐसे मान लो, एक बार आपकी ये लेखक है, मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है, आपको लिखने नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो इसका प्रथम वर्ण क्या है, अनुज, नी पहले आएगा। तो देखो सबसे पहले किसको लिया गया, अनीता को। ठीक है, फिर उसके बाद में अनुज। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है, ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, फिर ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया बबीता, ये 6 नंबर हो गया, और मेरा नाम जो अंत में आएगा वो 7 नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे आधार बना के इन कवियों का, तो इनको ऐसे आधार बनाया तो क्या हुआ, सबसे ये एक मोटी समस्या थी वर्णानुक्रमिक पद्धति की या अल्फाबेटिक पद्धति की। सबसे मोटी समस्या यही थी कि इसमें नाम को आधार बनाया गया, नाम के प्रथम वर्ण को आधार बनाया गया। भाई देखो किसी के नाम का जो प्रथम वर्ण है उसको आधार बनाएंगे, तो आप मुझे यह बताओ कि काल विभाजन कैसे होगा। भाई काल विभाजन नहीं हो सकता ना। भाई अनुज है, क्या पता ये आधुनिक काल का कवि हो, अनीता है, क्या पता ये भक्तिकालीन कवि हो, कबीर है, कबीर कौन सा भक्तिकालीन कवि है, लेकिन अगर उसका कैसे अगर स्टार्ट हुआ और पहले भी उसका शुरू में ही आ गया तो वो तो आदिकाल में आ गया। तो ये क्या थी, ये इसकी मुख्य माइनस पॉइंट, जो सब माइनस पॉइंट था ना इसका, वो यही था कि इसमें वर्ण को आधार बनाया गया, प्रथम वर्ण को, नाम के जो प्रथम वर्ण है ना उसको आधार बनाया गया। ये इसकी सबसे मोटी कमी थी ना, वो है। ठीक है,
तो दोस्तों ये हो गया। तो अगर ये इसके अंदर कमी थी तो इसी का हमने तीसरा पॉइंट बनाया क्या, कि यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। क्यों, मैंने बता दिया उसका रीजन क्यों। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति इसलिए है क्योंकि इसमें देखो कालक्रम भंग हो रहा है, कालक्रम भंग हो रहा है, क्योंकि भाई अनीता क्या पता आधुनिक काल की कवि हो और उसका नाम तो पहले ही आ गया, तो कालक्रम तो भंग हुआ ना। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है, यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। यह मैंने आपको बता दिया कि यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति क्यों है। इससे कवियों का कालक्रम भंग हो जाता है, क्योंकि क्यों, इससे कवियों का कालक्रम भंग हो जाता है। इस पद्धति में अगर कोई इतिहास लेखन करेगा, ये जो हमारी अल्फाबेटिक पद्धति है, जो वर्णानुक्रमिक पद्धति है, अगर इस पद्धति में कोई मतलब जैसे इतिहास का लेखन करेगा तो कालक्रम तो भंग होगा ना, कालक्रम भंग होगा। इस पद्धति का प्रयोग फ्रेंच विद्वान, ये जो यह पद्धति है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इस पद्धति का प्रथम रहने दो, प्रथम बाद में बताऊंगा। इस पद्धति का प्रयोग फ्रेंच विद्वान, कहां के थे? फ्रांस के फ्रेंच विद्वान इस पद्धति का प्रयोग फ्रेंच विद्वान, माफ कीजिएगा, गार्सा दे तासी व शिव सिंह सेंगर ने किया। गार्सा द तासी व शिव सिंह सेंगर ने किया। ये जो देखो, एक बात बताओ मुझे, यह पद्धति आई, यह पद्धति हिंदी जो साहित्य का इतिहास लेखन हुआ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन किसने किया था? गार्सा दे तासी ने। किस नाम से? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। उसके बाद शिव सिंह सेंगर, जो दूसरा इतिहास ग्रंथ था शिव सिंह सरोज नाम से, उसके अंदर इसी पद्धति का प्रयोग किया गया है। कौन सी? वर्णानुक्रमिक पद्धति। गार्सा दे तासी ने इसका प्रयोग किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में। जो प्रथम इतिहास लेखन था, प्रथम इतिहास लेखन पुस्तक थी, वह गार्सा दे तासी की थी। कौन सी थी? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से, ठीक है। उसमें इस फ्रेंच विद्वान ने सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का, उसमें इस पद्धति का प्रयोग किया था, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई ना भाई? छोटे छोटे बिंदु हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये पॉइंट बना के बता रहा हूं क्योंकि आपको कोई समस्या ना हो, सीधे का सीधा आप ऐसे का ऐसा छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मौका भी दूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मेरे भाई कक्षा अच्छी लगे ना तो प्लीज यार एक लाइक और कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। अगर अच्छी ना लगे तो बात ही अलग है, ठीक है। उसके बाद में देखो, इसमें रचित इतिहास ग्रंथों को विद्वानों ने, इसमें रचित इतिहास ग्रंथों को भाई, इसमें जो रचित जो इतिहास ग्रंथ है ना, इसमें रचित इतिहास ग्रंथों को विद्वानों ने साहित्यकार कोश ग्रंथ की संज्ञा दी। इसमें रचित इतिहास ग्रंथों को विद्वानों ने
विद्वानों ने किसकी संज्ञा दी भाई? साहित्यकार कोश ग्रंथ की। एक मिनट, साहित्यकार कोश ग्रंथ, माफ कीजिएगा, ग्रंथ, साहित्यकार कोश ग्रंथ की संज्ञा दी, की संज्ञा दी। एक बात मुझे बताओ, देखो ये जो प्रश्न है ना साहित्यकार कोश ग्रंथ वाला, यह प्रश्न आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बनते हैं यहां से कि वर्णानुक्रमिक पद्धति के इतिहास ग्रंथों को, वर्णानुक्रमिक पद्धति में रचित इतिहास ग्रंथों को विद्वानों ने संज्ञा दी साहित्यकार कोश ग्रंथ की। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे ऐसे करके, तो इसका उत्तर माना गया था आरपीएससी द्वारा साहित्यकार कोश ग्रंथ, और मैंने आपको नोट करवा दिया, ये प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे भद्दी पद्धति है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो वर्ण का अनुसरण किया गया है, ठीक है। यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे भद्दी, यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे भद्दी, दोषपूर्ण, भाई ये जो पद्धति है ना, यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे भद्दी, दोषपूर्ण एवं अविकसित पद्धति है, एवं अविकसित पद्धति है। जो यह पद्धति है ना, यह इतिहास लेखन की सबसे भद्दी, सबसे दोषपूर्ण और सबसे ये अविकसित पद्धति है, ठीक है मेरे भाई। आप देखो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस पद्धति में इतिहास लेखन की, इस पद्धति में लिखो, इस पद्धति में इतिहास लेखन की किसी भी शर्त का, इस पद्धति में इतिहास लेखन की किसी भी शर्त को नहीं अपनाया गया, किसी भी शर्त को नहीं अपनाया गया। देखो अब हमें देखो कितने क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ले लिया होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो इसके अंदर कुछ प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रथम पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रमिक या अल्फाबेटिक पद्धति। इसमें कवियों या लेखकों के नाम के प्रथम वर्ण को किसको आधार बनाया गया है? प्रथम वर्ण को आधार बनाया गया। ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, प्रथम वर्ण पढ़ लेना, ठीक है। प्रथम पद्धति, प्रथम वर्ण, यह कौन सी पद्धति है? अगर पूछा जाए मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक, तो यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इसमें कालक्रम क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। किनका? कवियों का। यह प्रश्न है, मैं बता रहा हूं आपको। इस पद्धति का प्रयोग किसने किया? फ्रेंच विद्वान ने। फ्रेंच विद्वान का नाम क्या था? गार्सा दे तासी, जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वह प्रथम इतिहास लिखा था। किस नाम से? गार्सा इस्तेवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है। और हिंदी में जो दूसरे प्रयोग करते थे इस पद्धति के, वो कौन थे? शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में योगदान दिया था। इसमें रचित इतिहास ग्रंथों को विद्वानों ने किसके? साहित्यकार कोश ग्रंथ की संज्ञा दी, जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे भद्दी, दोषपूर्ण और एक अविकसित पद्धति है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या दोष हैं आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें एक तो कालक्रम भंग हो जाता है, ये दोष ही है।
भाई कवियों का कालक्रम भंग हो गया तो ये तो दोष ही हो गया ना इस चीज का। ये और दूसरा यह एक अमनोवैज्ञानिक पद्धति। अमनोवैज्ञानिक पद्धति क्यों है? क्योंकि इसमें कवियों का जो नाम है ना उसके प्रथम वर्ण को आधार बनाया गया है, तो इससे कालक्रम क्या होता है? भंग होता है। यह एक सबसे मोटा दोष है इस पद्धति का। ठीक है, इसके बाद में यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे बड़ी दोषपूर्ण एवं अविकसित पद्धति है। यह पद्धति, इस पद्धति में इतिहास लेखन की किसी भी शर्त को नहीं अपनाया गया। इतिहास लेखन की कौन कौन सी शर्तें हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, पहले वाले दिन ही। तो इतिहास लेखन की दो शर्तें हैं, एक तो काल विभाजन। भाई काल विभाजन नहीं हुआ, काल विभाजन कैसे होगा? काल विभाजन होता तो मतलब ये इसमें ये प्रथम वर्ण को थोड़ी आधार बनाया जाता, प्रथम वर्ण को थोड़ी आधार बनाया जाता। भाई किसी का जन्म 1857 में हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1857 में हुआ है, 1850 में, 1857 में, ठीक है, तो उसको आधार बना के, तो उसको आधार बनाएंगे तभी तो कालक्रम हमारा निकल के आएगा सामने। अगर हम बोलें कि भारतेंदु को तो बाद में करेंगे, पहले उसको करेंगे, क्यों? भारतेंदु 20 से आता है तो भारतेंदु तो पहले आ गया। उसके बाद में देखो कबीर है, कबीर तो भक्तिकालीन कवि है, जबकि भारतेंदु आधुनिक कवि है। तो भाई इनका जो नाम है ना वो नाम के अनुसार, वर्ण के अनुसार नहीं, कालक्रम के अनुसार होना चाहिए काल विभाजन जो है। ठीक है भाई, पहली जो हमारी वर्णानुक्रमिक पद्धति थी वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करना, और वैसे तो करते ही हो प्यारा सा कमेंट यार, मैं बोलता हूं, आपको बोलता नहीं हूं, लेकिन आप फिर भी मेरी भावनाओं को समझ जाते हो, ऐसे तो अच्छे बच्चे हो आप। चलो हटा दूं, मैं आपसे पूछ क्या करता हूं सारे काम, कहीं बुरा ना मान जाए मेरे प्रिय विद्वान। आप हिंदी साहित्य के विद्वान बनने जा रहे हो भाई, हिंदी साहित्य के विद्वान बनने कहां जा रहे हो? आप तो विद्वान हो, कुछ हमारे अंदर निखार करना है, वो उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, नहीं क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बस मजा आ जाए ऐसा पढ़ो। पद्धति नंबर 2, दूसरे नंबर की पद्धति है वो हमारी कौन सी है भाई? दूसरे नंबर की पद्धति है हमारी कालानुक्रमी पद्धति। नंबर 2 कौन सी? कालानुक्रमी पद्धति। ठीक है, कालानुक्रमी पद्धति, काल धन अनुक्रम धन ई, कालानुक्रमी। काल कर देता हूं टुकड़े, काल धन अनु धन क्रम धन ई प्रत्यय। अनु क्या? उपसर्ग, कर्म क्या? मूल शब्द, और काल क्या? मूल शब्द। ठीक है, इसके बाद अब चलो ठीक है, इस पद्धति में क्या हुआ? इस पद्धति में सबसे पहले जो लेखकों की जन्म तिथि थी ना उसको आधार बनाया गया। लेखकों की किसको? जन्म तिथि को आधार बनाया गया। इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन, सबसे पहले हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग किया, कालानुक्रमिक पद्धति का, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद में हिंदी में इसका प्रयोग किया मिश्र बंधुओं ने। कितने भाई थे? 3 भाई थे। कौन से? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र, तीनों के तीनों मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। वह इतिहास ग्रंथ एक विनोद ही बन के रह गया। विनोद का मतलब क्या होता है? विनोद का मतलब क्या होता है? हास्य। इन्होंने तो अपने वैसे ही विनोद ग्रंथ लिख दिया जिसमें कम से कम 5000 कवियों का उल्लेख करके इन लोगों ने, इतने अच्छे थे मिश्र बंधु। आज हमें इनको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने 5000 कवि बता के चले गए ये तो। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधु तीन थे, गणेश बिहारी, राव राजा श्याम बिहारी और राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। अंग्रेजों ने जॉर्ज ग्रियर्सन, अंग्रेजों में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन तथा उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने अपनाया इस पद्धति को। अंग्रेजों में तो किसने अपनाया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने इस पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में उस समय की प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया गया, इसलिए साहित्यकारों ने इतिहास ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया।
इस पद्धति की सबसे मोटी कमी क्या रह गई कि इसमें उस काल की, जो वो काल था ना, जो अलग अलग कालखंड किए थे, काल विभाजन किया था, उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं ना, वो नहीं बताई। और जहां पे प्रवृत्तियां नहीं बताई, यानी कि इतिहास लेखन की दूसरी शर्त का अनुसरण नहीं किया इन लोगों ने, और दूसरी शर्त का अनुसरण नहीं किया, तो क्या हुआ, यह पद्धति क्या हो गई, साफ। ठीक है, इसलिए यह पद्धति का सबसे मुख्य दोष रहा। चलो इस पद्धति को लिखते हैं, पॉइंट बनाते हैं कुछ। इसमें लेखकों की जन्म तिथि को आधार बनाया गया, पहला पॉइंट। इसमें लेखकों की जन्म तिथि को आधार बनाया गया, ठीक है भाई। इसमें लेखकों की जन्म तिथि थी, उसको आधार बना के इस पद्धति का प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं ने किया। इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेजी विद्वान है भाई, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं ने किया। मिस्र बंधुओं ने किया। अब आपको यह नहीं पता होगा कि भाई मिस्र बंधु कौन कौन थे, तो चलो ठीक है, मिस्र बंधुओं के नाम लिख लो भाई। मिस्र बंधु कौन कौन थे बताओ। पहला था राव राजा श्याम बिहारी मिश्र। राव राजा श्याम बिहारी मिश्र। नंबर 2 थे कौन, गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। नंबर 3 कौन थे, सुखदेव बिहारी मिश्र। राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 थे भाई मिश्र बंधु। कई बार प्रश्न पूछता है मिश्र बंधुओं में से नहीं है, एक ऑप्शन डालता है कौन, कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र, यह बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, जिसका उत्तर होता है कृष्ण बिहारी मिश्र, क्योंकि वह पूछता है निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं थे कौन, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो ये प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का आगे लिखवा दूंगा। वैसे में टेंशन क्यों ले रहे हो आप यार, पढ़ रहे हो मजे से पढ़ो, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बैठा हूं ना, टेंशन मत लो, मौज से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। ठीक है भाई। अब देखो, अंग्रेजों में डॉक्टर जॉनसन, अंग्रेजों में डॉक्टर जॉनसन, अंग्रेजों में तो डॉक्टर जॉनसन तथा उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने, तथा उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने अपनाया।
किसको अपनाया भाई? इस पद्धति को अपनाया, क्योंकि हम पद्धति तो पढ़ रहे हैं कालानुक्रमिक पद्धति, इस पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में उस समय की प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया गया, यह है इसका माइनस पॉइंट है। इस पद्धति में उस समय की प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया गया। इस पद्धति में उस समय की प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया गया, इसलिए साहित्यकारों ने इतिहास ग्रंथ के रूप में इतिहास ग्रंथ के रूप में किसने? साहित्यकारों ने इतिहास ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया। समझ में आया? किसको? इस पद्धति को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा। हाँ भाई, मुझे बताओ, यह पद्धति है, इसमें लेखकों की जन्म तिथि को आधार बनाएगा। ये तो बहुत अच्छी काम की, ये तो इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, यह इसका प्लस पॉइंट बन के सामने आया कि इसमें जो लेखक थे उनकी जन्म तिथि थी, उसको आधार बनाया गया। माफ कीजिएगा, एक मिनट। अरे क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, इसको करो ना सही। ठीक है, हाँ अब ठीक है। ठीक, इसमें लेखकों की जन्म तिथि को आधार बनाया गया। ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा में इस पद्धति का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने तथा मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु कौन कौन थे? राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यानी कि राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, सबसे देखो यह पद्धति है, यह हिंदी भाषा में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में इसका प्रयोग किया। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इसका प्रयोग किया। अंग्रेजों में इसका प्रयोग करने वाले डॉक्टर जॉनसन और उर्दू में इसका प्रयोग करने वाले कौन थे? मोहम्मद हुसैन। ठीक है, इसके बाद में इस पद्धति में उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं उनका वर्णन नहीं किया गया, जो इसका माइनस पॉइंट बन के सामने आया। ठीक है भाई, यह इसका सबसे मुख्य माइनस पॉइंट है, वरना यह पद्धति बहुत ही अच्छी पद्धति थी। प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं किया, इसलिए साहित्यकारों ने इतिहास ग्रंथ के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगली पद्धति की ओर, जिसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है भाई, तो ये पद्धतियां है ना भाई, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे मत सोचना कि ये वैसे ही नहीं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे बहुत ज्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब जैसे कि हम इतिहास लेखन के कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे ना, जैसे गारसा देतासी का, शिव सिंह सेंगर का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, इनके जब ये ग्रंथ पढ़ेंगे ना, हम इतिहास ग्रंथों की जब शुरुआत करेंगे ना, तो इनको पढ़ते समय देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे क्या काम आती है। ठीक है, चिंता मत करो, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, समझ में आएंगी आपको।
नंबर 3 कौन सी पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। नंबर 3 वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक। इस पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। बहुत ही मजबूत ग्रंथ था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका जो लेखन था, इसकी जो रचना हुई थी वह 1965 में हुई थी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है, यह पद्धति अमनोवैज्ञानिक थी क्योंकि विद्वानों के अनुसार यह पद्धति शोध कार्यों के लिए उपयोगी है। अमनोवैज्ञानिक इसलिए थी क्योंकि यह पद्धति है ना, यह शोध कार्यों के लिए उपयोगी थी, इसलिए यह पद्धति मनोवैज्ञानिक थी। तथ्यों का निष्पक्ष विवेचन वर्णन गणपति चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा ने दोनों ने तथ्यों का जो निष्पक्ष विवेचन और जो वर्णन है ना, वो गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया था। इस पद्धति के बारे में सिर्फ ये 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें याद रखनी है कि इस पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। उसके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 ईस्वी में इस इतिहास ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, यह पद्धति है वह मनोवैज्ञानिक है क्योंकि विद्वानों के अनुसार यह पद्धति शोध कार्यों के लिए काम में आती है, बाकी ये इतिहास ग्रंथ की पद्धति नहीं है, इसलिए इस पद्धति को अमनोवैज्ञानिक पद्धति माना गया है। ठीक है, तथ्यों का निष्पक्ष विवेचन वर्णन इस पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस पद्धति का जो तथ्यों का निष्पक्ष विवेचन और वर्णन करने वाले जो महान विद्वान हैं वो है एक तो डॉक्टर जी.सी. गुप्त यानी कि गणपति चंद्र गुप्त और एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये 3 चीजें हमें नोट करनी है, बाकी इस पद्धति के बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखवा दूं तीनों चीजें। इस पद्धति को आधार बनाकर इस पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में, सन 1965। ठीक है, वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। इस पद्धति को आधार बनाकर ही। ठीक है, इसका सन मैंने बता दिया आपको, ये आप नोट कर लेना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह पद्धति अमनोवैज्ञानिक थी। दूसरा पॉइंट, यह पद्धति अमनोवैज्ञानिक थी। क्यों थी भाई? क्योंकि विद्वानों के अनुसार यह पद्धति यह पद्धति शोध कार्यों के लिए उपयोगी है। शोध कार्यों के लिए
उपयोगी है। ठीक है, यह चीज समझ में आ रही है ना भाई? देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तथ्यों का निष्पक्ष विवेचन वर्णन, तथ्यों का निष्पक्ष विवेचन वर्णन किस किसने? गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया था। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे फिर अगली पद्धति की ओर। इस पद्धति को आधार बनाकर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था। यह इस ग्रंथ की रचना हुई थी 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह पद्धति अमनोवैज्ञानिक थी। मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक से प्रश्न बहुत बार आते हैं। ठीक है, विद्वानों के अनुसार यह पद्धति शोध कार्यों के लिए उपयोगी है, इसलिए यह पद्धति कौन सी थी? अमनोवैज्ञानिक थी। ठीक है, तथ्यों का निष्पक्ष विवेचन वर्णन डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया था। इन दोनों ने ही किया था, क्योंकि इस पद्धति को आधार बनाकर इन्होंने ग्रंथों की रचना की थी, अपने अपने ग्रंथों में। ठीक है, आगे बढ़े, हटा दूं। नंबर 4 है समाजवादी या समाजशास्त्रीय। नंबर 4 समाजवादी या समाजशास्त्रीय। समाजशास्त्रीय या एक और नाम है इसका, मेरे दिमाग से निकाल गया, आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति। जिसके नाम में यह आलोचना हो, वह पद्धति क्या काम की? बताओ कौन सी पद्धति होगी? मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इस पद्धति में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में इस पद्धति में कौन ने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस पद्धति में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में, भाई एक बार ये सन है, हाँ सही, 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया भाई? 1938 में। और किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से लिखा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और कब लिखा गया? सन 1938 ईस्वी में। ठीक है, यह समाजशास्त्रीय या जो समाजवादी पद्धति है या आलोचनात्मक पद्धति है, इस पद्धति के
अकॉर्डिंग या इस पद्धति के अनुरूप ही इस ग्रंथ की रचना की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। कब की गई? 1938 में। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, विद्वानों को यह पद्धति बहुत अच्छी लगी। ठीक है, विद्वानों को, मानों को यह पद्धति बहुत अच्छी लगी। ठीक है, यह पद्धति तो अच्छी लगी, लेकिन क्या भाई देखो, जो पद्धति अच्छी लगी, यह बात तो अच्छी है, लेकिन और आ गया इसमें, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अलावा इसका प्रयोग किसी भी इतिहासकार ने साहित्य लेखन में नहीं किया। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अलावा किसी भी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अलावा इसका प्रयोग किसी भी, इसका प्रयोग किसी भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अलावा इसका प्रयोग किसी भी इतिहासकार ने साहित्य लेखन में नहीं किया। किसी भी इतिहासकार ने इसका प्रयोग किसी भी इतिहासकार ने साहित्य लेखन में नहीं किया। पद्धति तो अच्छी लगी, लेकिन इसका प्रयोग किसी ने भी नहीं किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अलावा। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष लिया। किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पद्धति के पक्षधर थे। डॉक्टर HP द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष लिया, लेकिन इस पद्धति का पक्ष तो ले लिया, लेकिन अब देखो ये यहां पे भी लेकिन आ गया। ये लेकिन जहां पे आता है ना, वहीं पे समस्याएं होती हैं। लेकिन इस पद्धति के आधार पर अपने किसी भी ग्रंथ, इस पद्धति के आधार पर अपने किसी भी ग्रंथ या पुस्तक, अपने किसी भी ग्रंथ या पुस्तक की रचना नहीं की, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये देखो कुछ चीजें हैं, ये मतलब जैसे कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पद्धति का पक्ष लिया, तो ये समाजवादी पद्धति थी। अगर ये मैं नहीं लिखवाता तो आप बोलते कि ये प्रश्न आया हुआ है, ये आपने लिखवाया नहीं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया कि इन्होंने इस पद्धति का पक्ष तो लिया, लेकिन इसको आधार अपने किसी भी ग्रंथ में इस पद्धति को आधार नहीं बनाया। किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है। यह पद्धति कार्ल मार्क्स के, यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
सिद्धांत पर आधारित है। जो यह पद्धति है ना, ये कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है ना, उसके ऊपर आधारित है, जिसके अनुसार समाज को दो वर्गों में बांटा गया है। किसके अनुसार? इस भौतिकवाद सिद्धांत के अनुसार, जिसके इसी में लिख दो, जिसके अनुसार समाज को दो वर्गों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। और वो दो वर्ग कौन से हैं? एक तो शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। ठीक है, कौन कौन से वर्ग हैं? कौन कौन से? एक तो शोषक वर्ग और एक कौन सा है? शोषित वर्ग। शोषित वर्ग, ये दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वर्गवा नहीं, वर्ग, इन दो वर्गों में बांटा गया है। भाई देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? ठीक है। इस पद्धति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जो कौन सी समाजवादी पद्धति है, इस पद्धति में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। ठीक है, विद्वानों को यह पद्धति बहुत अच्छी लगी, लेकिन राम कुमार वर्मा के अलावा इस पद्धति में किसी ने इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की। इतिहासकार ने इतिहास लेखन में इसका प्रयोग नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष लिया। इस पद्धति के आधार पर आपने किसी भी ग्रंथ और पुस्तक की रचना नहीं की, भाई पक्ष लिया है। ठीक है, किसने? HP द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस पद्धति का जो मुख्य आधार है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है। यह पद्धति है जिसमें जो भौतिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत है ना कार्ल मार्क्स का, उसके अंदर समाज को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग है? शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। बस इतना सा है, कोई ज्यादा नहीं है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, समय ज्यादा हो चला है, और मैं ये चाहता हूं कि आज ये पद्धति हमारी कंप्लीट हो जाए। तो अंतिम पद्धति है हमारी 5वीं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी सी क्लास ज्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे होता रहता भाई, फिक्स तो टाइम तो बन ही नहीं पाता। अगर मैं ये सोचता कि चलो ये कल करवा दूंगा, अगर आप बोले तो मैं तो कल भी करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कल एक नया जो मैटर है वो हम स्टार्ट करें अच्छे से। तो क्या है कि देखो, इसमें फंसे रहेंगे तो फिर वो नया मैटर है वो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे। आपके लिए तत्पर हैं। आप मुझे बता देना कमेंट में कि मैं ये जो करता हूं ये सही करता हूं या गलत करता हूं। ठीक है, अब है अंतिम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, 5वीं। कौन सी? विधेयवादी पद्धति। कौन सी? विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति का जनक कौन है? टेन, डेन, वेन ऐसे विद्वान है। ठीक है, इस पद्धति के जनक विदेशी विद्वान टेन या बेन माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास के लिए जाति, वातावरण तथा क्षण विशेष का प्रयोग किया। किसने? टेन ने। इस पद्धति की लिख लो, लिखवा ही देता हूं। ठीक है, इस पद्धति के जनक विदेशी विद्वान, इस पद्धति के जनक विदेशी विद्वान टेन या बेन माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास
जाते हैं। कौन से? टेन या बेन। इन्होंने इतिहास के लिए जाति, वातावरण तथा इन्होंने इतिहास के लिए जाति, वातावरण तथा इन्होंने इतिहास के लिए जाति, वातावरण तथा क्षण विशेष का प्रयोग किया तथा क्षण विशेष का प्रयोग किया। किन्होंने? टेन या बेन ने। टेन या बेन ने। भारत में इस पद्धति का प्रयोग या प्रवर्तक डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। इनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। ठीक है, भारत में इस पद्धति का प्रयोग या भारत में इस पद्धति का प्रयोग या प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। ठीक है भाई, इसका जो आचार्य भारत में है, जो प्रवर्तक है, वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। इनके अनुसार जो शुक्ल है ना, इनके अनुसार किनके अनुसार? शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की, ये लिख लेना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्तियों का, वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। यह इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है भाई। ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा में लगेगा, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी भाषा में यह हो गया। इसमें इतिहास लेखन की दोनों या सभी शर्तों का प्रयोग किया गया है, इसलिए विद्वानों ने शुक्ल जी के इतिहास को प्रामाणिक माना है। भाई मुख्य और मोटी बात यह है, इसमें इतिहास लेखन की दोनों या सभी शर्तों का प्रयोग हो जाता है। इसमें इतिहास लेखन की दोनों या सभी शर्तों का प्रयोग हो जाता है, इसलिए विद्वानों ने प्रयोग हो जाता है, इसलिए विद्वानों ने
विद्वानों ने इसलिए विद्वानों ने शुक्ल जी के इतिहास को प्रामाणिक माना है। विद्वानों ने शुक्ल जी के इतिहास को प्रामाणिक माना है। मेरे भाई, जो जैसा मैं लिखता हूं ना सेम वैसे का वैसा लिखना, ये प्रामाणिक ही होता है, प्रामाणिक नहीं होता। प्रामाणिक गलत है। प्रामाणिक लिखते हैं ना, ये गलत है। होता क्या है? प्रामाणिक। क्यों? क्योंकि प्रमाण धन इक से बना है। प्रमाण धन इक, और जहां पे इक प्रत्यय लगता है वहां पे प्रथम वर्ण है, क्या है वो? दीर्घ हो जाता है, प्रामाणिक। इसलिए ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया है। ये चीज आ गई ना भाई? ठीक है, अब देखो, यह पद्धति साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है। यह पद्धति साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम मानी जाती है। यह पद्धति है ना, जो यह सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है। क्या समस्या हो गई भाई? अरे कहां से? इसको बंद कर दो यार। ठीक। तेन ने विधेयवादी पद्धति के 3 तत्व बताए। तेन ने विधेयवादी पद्धति के 3 तत्व बताए। कौन कौन से भाई? 3 तत्व कौन कौन से हैं वो बताइए। जाति, क्षण और वातावरण, जो हमने पहले ही लिखा है। जाति, क्षण और वातावरण और क्षण। जाति पहला, दूसरा क्षण, और तीसरा क्या है? वातावरण। ये 3 चीजें बताई हैं किसने? तेन ने। ठीक है, इसके बाद में शुक्ल के अनुसार काल विभाजन के 2 आधार हैं। ये चीजें लिख ली। ये चीजें लिख ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया होगा तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, बाद में ये जो 2-3 लाइनें हैं वो अलग से लिख के, और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। इस पद्धति के जनक विदेशी विद्वान किसे माना जाता है? तेन या बेन को माना जाता है। इन्होंने इतिहास के लिए जाति, वातावरण तथा क्षण विशेष का प्रयोग किया है इतिहास के लिए, जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। इन्होंने विधेयवादी पद्धति के 3 तत्व बताए हैं। ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? जाति, क्षण और वातावरण। ठीक है, भारत में इस पद्धति के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। ठीक है, यह इन्होंने बोला है खुद। किसने? आचार्य शुक्ल ने। सेम टू सेम लाइन है, और ये आई हुई लाइन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड आई हुई लाइन है ये। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। भाई, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। यह
किन इन विधेयवादी पद्धति के ऊपर इन्होंने बोला था। किसने? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इसमें इतिहास लेखन की दोनों शर्तों या सभी शर्तों का प्रयोग किया गया है। दोनों शर्त, पहली शर्त कौन कौन सी है कि इसमें प्रवृत्तियां होनी चाहिए, ठीक है, और एक दूसरी शर्त कौन सी है कि काल विभाजन हो। ये दोनों शर्तों का प्रयोग इस पद्धति में किया गया है। ठीक है, शुक्ल के इतिहास को प्रामाणिक ग्रंथ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों प्रवृत्तियां काम में ली गई हैं। कैसी कैसी? एक तो इस कालक्रम के अनुसार हो, और एक उसमें प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उस काल की विभाजन की उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो उसमें होनी चाहिए। इसलिए शुक्ल जी के इतिहास को प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह पद्धति साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, लगा के चलना, देखना। टेन ने विधेयवादी पद्धति के 3 तत्व बताए हैं, जाति, क्षण और वातावरण। ये मैंने तीनों चीजें आपको बता दी। ठीक है भाई, 1-2 लाइनें और हैं, उसके बाद में हम क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, वो और लिख लेते हैं। ठीक है, भाई अगर कोई चीज में, किसी चीज में समस्या हो ना तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना। तीन चीजें हैं, 3 लाइनें और हैं, वो लिखो। 2-3 लाइनें हैं। शुक्ल के अनुसार काल विभाजन के 2 आधार हैं, ऐसे करके लिख लो। शुक्ल के अनुसार काल विभाजन के 2 काल विभाजन के 2 आधार। अब वो 2 आधार कौन कौन से हैं शुक्ल के अनुसार? जो काल विभाजन शुक्ल के अनुसार करते हैं वो क्या क्या हैं? एक तो है उसकी प्रवृत्तियां। कौन कौन से? एक तो है प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां। ठीक है, प्रवृत्तियां हैं, वह काल विभाजन का मुख्य आधार माना है शुक्ल जी ने। और दूसरा क्या है? काल विभाजन। दूसरा क्या है? काल विभाजन। काल विभाजन, विभाजन। ठीक है, शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का व्यवस्थित विभाजन आचार्य शुक्ल की देन है। एक चीज ये है, इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल का व्यवस्थित विभाजन, व्यवस्थित विभाजन किसकी देन है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। आचार्य शुक्ल की देन है। यह प्रश्न आया हुआ है और वापस भी ये प्रश्न आए हुए हैं। जो 2-3 प्रश्न मैं ये आपको लिखवा रहा हूं ना, ये जातीय परंपराएं तत्युगीन परिस्थितियों का वर्णन करना। भाई देखो, जो जातीय जो परंपराएं है ना, जातिगत जो परंपराएं हैं जिसमें तेन और बेन ने बताया है, उसमें जातीय परंपराएं एवं जो तत्युगीन परिस्थितियां है ना उसका वर्णन करना इसका मुख्य आधार है। ठीक है, और ये दोस्तों आज हमने जो ये पद्धतियां हैं हमारी, इन पद्धतियों को पूर्ण कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई समस्या हो गई हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। और अगर कोई मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि जी इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप वापस से पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ में डाउट है, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो वो डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी कक्षा को हमें यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि हमने ये जो 5 पद्धतियाँ हैं ये पढ़ी हैं। कल आप इन पद्धतियों को अच्छे से तैयार करके वापस से, ठीक है, रिपीट करना, एक बार आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। मैंने इसका शॉर्ट रूप आपको दिया है,
बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हैं। इसको ना तो हम शॉर्ट बोल सकते हैं और ना ही विकसित बोल सकते हैं, बीच वाला मैटर मैंने आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो आपको अच्छे से समझ में आती है। और एक बात बता रहा हूँ मैं कि दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह, अपने पेरेंट्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, अपनी फैमिली मेम्बर्स, उन सभी को बोलें कि यार सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सफलता तो मेरा ध्येय है। मेरा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सफल हो जाएं। लेकिन यार थोड़ा सा मेरी हेल्प करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में मैं अपने वर्णों को, अपनी भाषा को विराम देते हुए इस कक्षा का समापन करता हूँ। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।